हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक, बहुत ही ज्यादा। इसलिए एकदम पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और एक एक चीजों को नोट करते हुए चलेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे बेटा, ठीक। तो अब तक पिछले क्लास में हम लोगों ने वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, इनको खूब बढ़िया से, ठीक, सब कुछ इनके बारे में हमने बता दिया। आज कुछ नोट के महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जहां से सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया बनेंगे और उनको हम लोग आराम से लगा ले जाएंगे यदि ये सारी चीजें आप जानते रहेंगे तब, ठीक है। तो चलो बेटा, आज का कार्यक्रम बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप एकदम ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक एक चीज नोट करते हुए चलिएगा, ठीक। हाँ, तो नोट का पॉइंट क्या कह रहा है? सबसे पहले नोट का पॉइंट, ठीक, ये नोट लिखने से पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। यदि नहीं जान रहे तो हल्का सा पीछे से हम आपको समझा देते हैं, ठीक। अच्छा बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे हैं? तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही ना हो, ठीक, और धारा घनत्व के अनुपात को, ठीक, धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था E इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, वी बाई डी या वी बाई एल, ठीक, विभवांतर अपान दूरी। और जे तो खूब बढ़िया से हम लोगों ने पढ़ा है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। अब आप यहां से देखे होंगे कि ए कहां जाएगा? ऊपर, ठीक, और आई नीचे ही रह जाएगा। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी अपान आई, ठीक, इंटू ए कहां गया? ऊपर, तो ए बाई क्या? एल। सही है। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध होता है, तो आर इंटू ए बाई एल, ठीक। इतनी चीज तो आपको आनी ही चाहिए। और भैया इस चीज को हम लोग पिछले क्लास में खूब बढ़िया से देखा हुआ है, ठीक। अब यहां से हम लोगों के नोट के पॉइंट बनने तैयार हो जाएंगे, खूब ध्यान से देखेंगे, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या रिजल्ट आ रहा है कि रो जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक, उसका फार्मूला आर इंटू ए बाई एल होता है, ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए, तो ये आज का जो नोट का पॉइंट है और जो सवाल आने वाले वो पूरे प्रतिरोध पर आधारित है, ठीक। थोड़ा बहुत विशिष्ट प्रतिरोध का भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से प्रतिरोध के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले ये तो हो गया। अगर आर के बारे में हम लोग देखें, ठीक, आर के बारे में ध्यान दीजिएगा, तो नोट का जो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक, नोट का हम लोग पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक। नोट का पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नोट का पहला पॉइंट, ठीक, फार्मूले से हम बना लेते हैं हम लोग। रो इज इक्वल टू क्या है भैया? आर इंटू ए बाई एल से, ठीक, सही है। अगर हम यहां से आर देखें तो आर इज इक्वल टू एल, ऊपर जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो रो इंटू एल बाई ए, एकदम सही। हाँ, इसमें तीन चीजें हैं और तीनों पर, ठीक, क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले रो क्या है? कांस्टेंट है, यानी रो नियतांक है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो कांस्टेंट है यहाँ पे। और जब रो नियतांक है तो इसके बारे में लिखेंगे, ठीक, इसके बारे में लिखेंगे, फिर यल के बारे में लिखेंगे, फिर ए के बारे में, तीनों के बारे में यहाँ पे पहले ही नोट में एकदम डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। रो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा कांस्टेंट है, ठीक, तो हम आपको बता देते हैं, ठीक। यह जो विशिष्ट प्रतिरोध है, हम यहां पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाबू हो विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब यही रो,
एक नियतांक होता है, एक क्या है, नियतांक है, ठीक, जो कि पदार्थ की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। हम यहां पे लिख सकते हैं जो कि स्थिर ताप दाब पर, या हम ऐसे कह सकते हैं जो कि नियत भौतिक अवस्था पर, नियत भैया हो, नियत भौतिक, एक एक लाइन आप एकदम ध्यान दीजिएगा, इतना जबरदस्त चीज बता रहे हैं कि एकदम याद रहेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक है, तो पहले से ही क्लियर है, लेकिन किस प्रकार का नियतांक है वो चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक यहां पे कह रहा है एक नियतांक है जो कि नियत भौतिक अवस्था, भैया जो कि नियत भौतिक अवस्था, नियत भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या हो जाता है, ताप आ जाता है। नियत होने का मतलब इन चीजों को बदलना नहीं चाहिए, नियत भौतिक अवस्था ताप दाब एवं क्या चीज, आयतन, एकदम सही, ठीक, जो कि नियत भौतिक अवस्था यानी ताप दाब एवं आयतन, ठीक, इनके नियत मान पर, ठीक, नियत भौतिक अवस्था, ठीक, पर पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ की भैया हो मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, मतलब क्या हुआ अभी हम समझाते हैं। पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, सही है, ठीक, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, परंतु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात, ठीक, अर्थात पदार्थ बदलने पर बदल जाता है, इसका मतलब, अर्थात पदार्थ, अभी हम आपको समझा देते हैं, पदार्थ बदलने पर बदल जाता है, इसका मतलब क्या है बाबू, अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट हमने लिखा, विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है एक नियतांक है, एकदम सही है, जो कि नियत भौतिक अवस्था यानी ताप दाब एवं आयतन पर पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, मतलब यदि ताप दाब आयतन नियत है तो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, जैसे लोहा है स्थिर ताप दाब आयतन सब कुछ नियत है, ठीक, तो इस स्थिति में भैया ध्यान दीजिएगा, अब उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता, मेन चीज यहाँ पे, ठीक, हम आयतन को नहीं ले पाते हैं यहाँ पे, केवल ताप और दाब कर लिया, ठीक, ये आयतन को, ठीक, मात्रा बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा ही घटेगा ही, ठीक, तो ताप तक पर हम, बल्कि ये इतना कह सकते हैं स्थिर ताप पर, ठीक, या भौतिक अवस्था स्थिर रखने पर, मतलब ताप को स्थिर रख देने पर, ठीक, समझ पा रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक, तो इस स्थिति में नियत भौतिक अवस्था यानी ताप दाब के मान को स्थिर रखने पर, एक मिनट और बढ़िया हम कर देते हैं, इसमें आप कंफ्यूज होंगे हल्का सा बस, बल्कि पहले अच्छे से लिख रहे थे हम, इसको हटा देते हैं, अब देखिए हम क्या लिख देते हैं, एकदम बढ़िया हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ठीक है, ठीक, जो कि नियत किस पर, ताप पर, अब सही, ठीक, एकदम बढ़िया, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो एक नियतांक है जो कि नियत ताप पर पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया हो गया, ठीक, जो कि नियत ताप पर पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, परंतु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात पदार्थ के बदलने पर बदल जाता है। अब मतलब क्या हुआ, ध्यान दे बेटा, मतलब ताप, जैसे लोहा ही है, आपने ले लिया लोहा, ताप स्थिर है, मतलब ना ही गर्म कर रहे हैं ना ही ठंडा कर रहे हैं, तो उस स्थिति में, ठीक, उसकी मात्रा कितनों ले लें, 1 कुंटल 2 कुंटल 1 किलोग्राम 100 ग्राम 1 ग्राम ले लीजिए यहां तक की, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियतांक रहता है, नियत रहता है,
हाँ, लेकिन पदार्थ बदलेंगे, पदार्थ की प्रकृति का मतलब पदार्थ को ही बदल देना, पदार्थ की प्रकृति चेंज करना है मतलब पदार्थ को बदल देना है। अब लोहे के स्थान पर चांदी ले लेंगे तब जाके ये बदल जाएगा, चांदी के स्थान पर तांबा ले लेंगे बाबू तब ये बदल जाएगा। हमें उम्मीद है हमारी भावना को आप समझ रहे होंगे। जैसे घनत्व है और डेंसिटी, पानी चाहे 1 बूंद ले लीजिए, चाहे 1 लीटर ले लीजिए, चाहे 2 लीटर ले लीजिए, चाहे 10 लीटर ले लीजिए, पानी का घनत्व ठीक एकदम समान ही बना रहता है, लेकिन ताप बदलेंगे, गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, परिवर्तित। तो वही चीज यहां पर भी है। एक लोहा ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, अगर लोहा ही केवल ले रहे हैं, अब उसकी मात्रा कितना बढ़ा देंगे निश्चित ताप पर, इसका स्पेसिफिक ठीक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहेगा। लेकिन हाँ, लोहे की जगह बेटा चांदी ले लेंगे, तांबा ले लेंगे, तब विशिष्ट प्रतिरोध का मान चेंज हो जाता है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको लिखेंगे और एक एक चीज याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, हाँ, रो के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए आगे नोट का पहला पॉइंट चल रहा है जो कि काफी बड़ा है। अब रो कांस्टेंट हो गया बाबू, ठीक, लेकिन इसके आगे चलते हैं हम लोग, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, तथा भैया ध्यान दीजिएगा, तथा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक, इसको एक ही लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात किसी, ध्यान देना, किसी चालक की लंबाई बढ़ने के साथ, कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान देंगे आप, लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, एकदम सही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, परंतु बेटा मोटाई बढ़ने के साथ, मोटाई कब बढ़ेगी, जब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई का मतलब बेटा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इसे ही ए से प्रदर्शित किया गया है, इसे ही किससे, ए से, कैपिटल ए से प्रदर्शित किया गया है। किसी चालक की लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु मोटाई, ठीक, ये देखें, परंतु मोटाई बढ़ने के साथ, हाँ, मोटाई बढ़ने का मतलब ए, एकदम याद रखिएगा, मोटाई बढ़ने के साथ, हाँ, परंतु मोटाई बढ़ने के साथ, मोटाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक, हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा बाबू, एकदम मस्त। ठीक, किसी चालक की लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु मोटाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है बाबू, एकदम सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ठीक, या हम इसे जैसे कह सकते हैं, अर्थात अगर एक में मिला के हम इसको लिखें, अर्थात लंबे एवं पतले ना, लंबा तार रहेगा प्रतिरोध अधिक होगा, पतला तार रहेगा तब भी प्रतिरोध अधिक होगा। लंबे एवं पतले यानी जो तार लंबा और पतला है, ठीक, लंबे एवं पतले तार का प्रतिरोध, ठीक, तार का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। इसका मतलब हम एक बार और आपको समझा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब समझिए बाबू, ठीक, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। हाँ, जैसे ये तार है, ठीक, ये तार है, बहुत लंबा है, तो जितने तार लंबा रहेगा, जैसे हम आपको बता देते हैं, समान मोटाई के 4 तार ले लिया आपने, समान मोटाई है, मोटाई समान होनी चाहिए, सबकी समान मोटाई है, और एक ही पदार्थ के हैं सब, ठीक, सब तांबे के ही हैं और समान मोटाई के हैं। ठीक, लंबाई अलग अलग है लेकिन मोटाई सब सब सेम मोटाई के हैं और सब के सब तांबे के हैं।
तो इस स्थिति में बेटा जो तार उनमें सबसे लंबा होगा, ठीक, उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। जो तार उनमें सबसे लंबा होगा बाबू, उसी का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। हाँ, अब दूसरी बात हम कह सकते हैं कि आपने क्या किया, ध्यान देंगे आप भैया, आपने क्या किया कि समान लंबाई के कई तार ले लिया, तांबे के ही समान लंबाई, अब लंबाई को समान रख दिया, अलग अलग मोटाई है, एक मोटा है, एक उससे पतला है, एक उससे पतला है, अलग अलग मोटाई के तार ले लिया, समान लंबाई, तांबे के ही है सब। तो उस स्थिति में बाबू हो, जो तार सबसे पतला होगा, जो तार सबसे पतला होगा, ठीक, उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। जो तार सबसे पतला होगा, ठीक, आप देख रहे हैं, जो सबसे पतला होगा यानी जिसकी मोटाई सबसे कम होगी, ये की वैल्यू सबसे कम होगी, उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया। हाँ, ये हो गया, ये पूरा पहला नोट का पॉइंट है जिसमें आप याद रखेंगे हमने इसी फार्मूले को डिटेल किया हुआ है। इसमें जो तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों को हमने डिटेल किया हुआ है। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है, इसी को हमने बाबू हो क्या किया है, डिटेल किया है। पहला नोट का पहला पॉइंट, ठीक। अब बेटा हम लोग नोट का दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर आप खींच रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा बाबू, दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यान देंगे आप। नोट का दूसरा पॉइंट है, यदि भैया यदि किसी तार को खींचकर ध्यान दें आप, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई, ध्यान दें आप, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए, n गुनी, ठीक, n गुनी कर दी जाए तो उस तार का प्रतिरोध, चालक तार, ठीक, तो उस तार का भैया हो प्रतिरोध, ध्यान दे बाबू, उस तार का प्रतिरोध जानते हैं कितना होता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है, ठीक, n स्क्वायर गुना हो जाता है। चलिए, ठीक, इसका मतलब क्या है और ये कैसे हो जाता है, ये पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, जो कि कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो एकदम ध्यान से देखेंगे तो हम आपको ये चीज बताने वाले हैं कि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि आप n गुनी कर दें तो उस तार का प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि कोई तार है, यदि उसको खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देंगे आप, उसको खींचकर बेटा उसकी लंबाई आप 2 गुनी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना होगा, 2 का स्क्वायर गुना। ठीक, यदि किसी तार को खींचकर उसका प्रतिरोध n गुना कर देते हैं, सॉरी, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक, हाँ, इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक, हम यहां पे लिख देते हैं, जैसे इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे n स्क्वायर गुना हो जाएगा, अभी हम प्रूफ करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। जैसे जैसे यदि, हाँ, लेकिन खींच कर ही, किसी तार को खींच कर उसकी लंबाई n गुनी करनी, नहीं कि अलग से जोड़कर, 1 मीटर का तार है, 1 मीटर और कहीं से लाके आपने जोड़ दिया, कर दिया 2 मीटर, 2 गुना हो गया इसकी लंबाई, नहीं, उसको खींच कर, उसी को खींचना है, अलग से जोड़ना नहीं है। किसी तार को, इसीलिए हमने लिखा हुआ है, किसी तार को खींच कर, चाहे अगर आप खींच नहीं पा रहे मशीन से खींचिए या किसी चीज से खींचिए, लेकिन खींच कर ही ऐसा करना है। यदि किसी तार को खींच कर उसकी लंबाई आप 2 गुनी कर देते हैं, ठीक, तो n गुनी कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। यदि खींच नहीं पा रहे तो गलाइए, तार को गलाकर, ठीक, तांबे का तार है, उसको गलाकर उसकी लंबाई 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी कर देंगे आप। तो यदि ध्यान दें 4 गुनी लंबाई कर देते हैं तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा।
ये मतलब है, ठीक। हम यहां पे कह सकते हैं जैसे यदि किसी तार को खींचकर, भैया जैसे किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई, ठीक, उसकी लंबाई दोगुनी, ठीक, या तीन गुनी, या ध्यान दे बेटा चार गुनी कर दें तो उस तार का प्रतिरोध क्रमशः, उस तार का प्रतिरोध बाबू क्रमशः कितना हो जाएगा बताइए? ठीक, क्रमशः। क्रमशः का मतलब जब दोगुनी कर रहे हैं तब क्या होगा, तीन गुनी कर रहे हैं तब क्या होगा, चार गुनी कर रहे हैं तब क्या होगा। तो उसका प्रतिरोध क्रमशः, दोगुनी कर रहे हैं तो दो का स्क्वायर चार, ठीक, क्रमशः चार गुना, ठीक। अगर तीन गुना कर रहे हैं, लंबाई तीन गुनी कर दे रहे हैं तो प्रतिरोध कितना, नौ गुना, ठीक, नौ गुना, दो गुना, नौ गुना, चार गुना करेंगे तो 16 गुना, या यहां पे लिख देते हैं या, ठीक, चार गुना या नौ गुना या 16 गुना हो जाएगा। ठीक, एकदम बढ़िया, इतनी चीज आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा, इसको दोनों को हम लोग दूसरे वाले को भी हम प्रूफ करेंगे, तीसरे वाले को भी प्रूफ करेंगे, ठीक। पहले दूसरा और तीसरा हम लिख देते हैं आपको, फिर दूसरे और तीसरे को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के रूप में, ठीक, क्वेश्चन के रूप में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक बेटा। चले, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, हो ध्यान देंगे आप सभी लोग। तीसरा पॉइंट, ठीक, तीसरा पॉइंट नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा हम लोगों को, तो चले अगले पेज पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट, यदि किसी तार को मोड़कर, अब मोड़ रहे हैं आप, ठीक, यदि किसी तार को मोड़कर या गलाकर, या का करके हो, या गलाकर, मोड़कर या गलाकर, यदि किसी तार को मोड़कर या गलाकर उसकी लंबाई, मोड़ेंगे छोटी होगी लंबाई, ठीक, गला करके भी छोटा करना है, ठीक, उसकी लंबाई 1 अपान n गुनी कर दी जाए, इसका मतलब हम अभी समझा रहे हैं, ठीक, उसकी लंबाई 1 अपान n गुनी कर दी जाए, तो ठीक, तो उस तार का प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध 1 अपान n स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक, एकदम बढ़िया। यदि किसी तार को मोड़कर या गलाकर, ठीक, आप क्या कर रहे हो, कोई लंबा पतला तार है, ठीक, उसको मोड़ दिया आपने, मोड़ दिया, जैसे लंबा तार है, एक बार मोड़ दिया आपने तो उसकी लंबाई आधी हो जाएगी कि नहीं, आधी हो जाएगी, एक बार एकदम बराबर मोड़ दिया हमने, एक बार, ठीक, ऐसे लाके मोड़ दिया, ठीक ना, तो उसकी लंबाई आधी हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी, यानी उसकी लंबाई आपने मोड़ कर कितना कर दिया, 1/2, यानी n का मान यहाँ 2 आ गया, 1/n, n का मान 2, तो जो प्रतिरोध होगा उसका 1/n स्क्वायर, यानी 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। यदि तार को 3 बार मोड़ दिया आपने, 3 बार मोड़ दिया आपने, ठीक, तो इसका मतलब उसकी लंबाई 1/3 हो जाएगी कि नहीं, पहले की तुलना में 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो प्रतिरोध भैया हो पहले जितना प्रतिरोध रहा होगा उसका 1/9 गुना हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 1/3, तो 3 का स्क्वायर 1/9, ठीक।
अगर 4 बार मोड़ दिया भैया आपने उस तार को, कितनी बार मोड़ दिया? 4 बार। ठीक, 4 बार मोड़ दिया तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 गुना हो जाएगी, तो प्रतिरोध 1/16 गुना हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, काफी बढ़िया पॉइंट है। ठीक, इसका मतलब हम बता देते हैं, अर्थात यदि किसी तार को मोड़कर किसी तार को भैया वो क्या करके मोड़कर उसकी लंबाई 1/2 यानी आधा, या 1/3, या 1/4 कुछ भी, ठीक, या 1/4 कर दी जाए तो, यानी 1 बार मोड़ेंगे तो आधा हो जाएगा, 2 बार मतलब उसको 2 बार मोड़ देंगे तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन 3 बार आप कर देंगे उसको, ठीक, आप समझ सकते हैं उसकी लंबाई 1 बार मोड़ देंगे तो 1/2, 2 बार मोड़ेंगे तो 1/4। हालांकि आपने उसी में से 3 बार आपने लगा दिया, तब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसकी लंबाई 1/2 या 1/3 या 1/4 कर दी जाए, तो उस तार का प्रतिरोध क्रमशः भैया उस तार का प्रतिरोध क्रमशः, यानी 1/2 जब मोड़ेंगे तो 1/4, 1/3 मोड़ेंगे तो 1/9, 1/4 मोड़ देंगे, ठीक, लंबाई 1/4 यदि कर देंगे आप तो प्रतिरोध 1/16, ठीक, हो जाएगा, यानी पहले जितना रहा होगा उसका 1/16 गुना हो जाएगा। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट। हाँ, चले बेटा, तो अब हम लोग, ठीक, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफी बढ़िया है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अभी जो हमने पढ़ा है उसी को प्रूफ करने वाले हैं, ठीक, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ऐसे लिख देते हैं, स्पष्ट कीजिए कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई, भैया उसकी लंबाई, हाँ, उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, स्पष्ट कीजिए कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध, भैया ध्यान दीजिएगा, तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, कितना बढ़िया क्वेश्चन। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या करना है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि उसका प्रतिरोध उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा, यही प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक, चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक,
मान लेते एक तार है, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ये मोटा तार है, ठीक है, ये मोटा सा तार है, इसकी लंबाई कितनी है, यल है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए, ठीक, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ए है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है, और इसका प्रतिरोध कितना है, आर है, ठीक है, एकदम सही, एक तार है जैसा कि आप देख रहे हैं, उसकी लंबाई यल है, प्रतिरोध आर है, विशिष्ट प्रतिरोध रो है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इतनी चीजें हैं। तो अब बताइए इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताएं आप, इस तार का बाबू प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर बराबर रो इंटू यल बाई ए हो जाएगा कि नहीं, सही है, ये हो जाएगा। चलें इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब आपने क्या किया कि खींच दिया इस तार को, यहां हम लिख देते हैं खींचने पर, यानी आपने इस तार को खींच दिया बाबू, खींच दिया इसको, ठीक, और खींचेंगे तो पतला हो जाएगा, तो मान लेते हैं खींच दिया, लंबाई बढ़ गई और ये तार पतला हो गया, एकदम सही, एकदम ध्यान से देखिएगा। और मान लेते हैं बाबू हो लंबाई इसकी, ठीक, यल डैश हो जाती है, और प्रश्न के आधार पर, हाँ देखें आप सभी, मान लेते हैं इसकी लंबाई यल हो गई, यल डैश ना, यल डैश हो गई, प्रश्न के अनुसार, ठीक, इसका लंबाई n गुनी हो गई है, तो पहले यदि यल है तो अब कितनी हो जाएगी बेटा, यल हो जाएगी, n गुनी हो गई है, प्रश्न में ही कह रहा है, खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए, तो पहले यदि यल है तो अब खींचने के बाद उसकी लंबाई यल डैश जो है बाबू, वो किसके बराबर होगी, यल के बराबर होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है बाबू, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब देखें आप सभी, सही है, और मान लेते हैं इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बाबू, वो कितना हो गया, ए डैश, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध तो बदलने वाला नहीं है, हमने बताया कि आप तोड़ मरोड़ मात्रा चेंज कुछ भी, 1 किलो आधा किलो कुछ भी कर दें, एक ही पदार्थ का है यदि तार, तो रो का मान नियत होगा, तो एक ही पदार्थ का है, खींचने पर लोहा है तो चांदी थोड़ी हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक, तो लोहा है तो लोहा ही रहेगा, यदि यह लोहा है खींचने के बाद भी लोहा है तो रो का मान नियत रहेगा, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध अभी भी कितना रहेगा, रो ही रहेगा, रो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया बेटा, और प्रतिरोध तो चेंज हो ही जाएगा, खींच रहे आप, पतला हो गया तार, तो प्रतिरोध हम मान लेते हैं कितना हो गया, आर। चलिए हम इसको बढ़ाते हैं, अब बताइए बाबू सभी लोग एकदम ध्यान से, कि आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू यल डैश अपान ए डैश, ठीक, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आर डैश इज इक्वल टू रो, यल डैश को क्या लिख सकते हैं बाबू, यल अपान ए डैश, ठीक, अब इसको हम समीकरण सेकंड दे लेते हैं, ठीक, बढ़िया, ठीक, अब हम क्या करेंगे इस स्थिति में बाबू, ठीक, अब हमें ए डैश को भी ए के रूप में रखेंगे, तभी हमें इनमें आर डैश और आर में संबंध आ पाएगा। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इसको जानिए क्या निकाल रहे हैं, आप देखिए ना भैया, ठीक, कर रहा है कि n गुना प्रतिरोध, लंबाई n गुनी कर रहे हैं तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना, तो लंबाई जब n गुना बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना, यानी r है पहले, तो जो r डैश होगा इसका n स्क्वायर गुना, यानी r डैश इज इक्वल टू, हम लोगों को लाना है कितना, n स्क्वायर r, ठीक, इतना ही लाना है, इतना प्रूफ करना है बाबू, ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतनी चीज दोनों तरफ का, हमने दोनों तरफ के प्रतिरोध का समीकरण तैयार कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब जानते हैं बेटा जब इसको खींचेंगे ना, तो आप सोच सकते हैं घनत्व तो वही रहेगा, लोहा है तो लोहे का ही घनत्व रहेगा, वही रहेगा, घनत्व वही रहेगा, और क्या वही रहेगा, द्रव्यमान भी वही रहेगा। यदि 250 ग्राम तार का वजन है तो खींचने के बाद भी 250 ग्राम रहेगा, 2 किलोग्राम तार का वजन है तो खींचने के बाद 5 किलो नहीं हो जाएगा, 2 ही किलोग्राम होगा। अब बताइए, हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चा जान रहा है कि घनत्व बराबर
द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। अब यहाँ आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में घनत्व हो जाएगा, यानी आयतन बराबर बाबू हो द्रव्यमान अपान घनत्व हो जाएगा। अब आप बताइए, ठीक, तार को खींच रहे हैं तो 250 ग्राम तार है, तो खींचने के बाद भी 250 ग्राम ही रहेगा। सही है, एकदम सही। घनत्व तो भैया ठीक, ये नहीं है कि खींचने के बाद चांदी है तो सोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, चांदी है तो चांदी ही रहेगा, और चांदी का घनत्व तो बराबर कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब ठीक, द्रव्यमान खींचने के बाद, खींचने से पहले जो द्रव्यमान रहेगा वही बाद में भी, खींचने से पहले जो घनत्व रहेगा वही बाद में भी, यानी द्रव्यमान और घनत्व दोनों चेंज होने वाले नहीं है। और जब दोनों चेंज नहीं होंगे तो इनका अनुपात यानी आयतन भी चेंज नहीं होगा। तो स्पष्ट है बाबू कि इन दोनों स्थितियों में ठीक आयतन नियत रहेगा, मतलब यहां जितना आयतन रहेगा उतना ही यहां भी आयतन रहेगा। आयतन क्या रहेगा? ठीक, तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं? किसी तार को खींचने पर, हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी, ध्यान दे बाबू, किसी तार को खींचने पर उसका आयतन नियत रहता है। उसका आयतन क्या रहता है? नियत रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी तार को खींचने पर उसका आयतन नियत रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी खींचने के बाद, यहां पे लिख सकते हैं बेटा, तार को खींचने के बाद आयतन जो हो रहेगा, इसका मान खींचने से पहले आयतन के बराबर ही होगा। यानी तार को खींचने के बाद आयतन बराबर तार को क्या करने से? खींचने से पहले आयतन। सही बात है कि नहीं? एकदम सही, ठीक, एकदम मस्त है। तार को खींचने के बाद कितना आयतन हो जाएगा आप देख सकते हैं। ये बेलन है, तार का मतलब क्या? बेलन। और बेलन का आयतन कितना होता है बाबू? ठीक, तार का मतलब क्या है बेटा? बेलन। ठीक, तार का मतलब क्या है? बेलन। बेलन, ठीक, तार का मतलब बेलन है। ठीक, और वेलन का जो आयतन होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक वेलन का आयतन एक एक बच्चा जानता है। वेलन का आयतन कितना होता है? वो पाई आर स्क्वायर एच, ये वेलन का आयतन है। अब बताइए, पाई आर स्क्वायर का मतलब एरिया हो जाएगा, एच का मतलब उसकी ऊंचाई यानी लंबाई, तार है तो लंबाई, लंबाई, ठीक, तार जितना, ध्यान देंगे, ये तार, क्या इस तार की लंबाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी? नहीं, इस तार की जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही लंबाई भी होगी। ठीक, लंबाई और ऊंचाई बराबर है, तो इसका मतलब यदि एच है इसकी ऊंचाई तो इसकी लंबाई भी एच ही होगी, यानी यल और एच का मान बराबर ही होगा यहाँ पे। तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए, और एच की जगह क्या लिख सकते हैं? यल। तो एल होता है, किसी तार का जो आयतन होता है बेटा वो एल के बराबर होता है। समझ पाए आप? तो किसी भी तार का आयतन एल के बराबर, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल में यदि लंबाई से गुणा कर दे तो फट से तार का आयतन निकल के सामने आ जाएगा। ठीक, यानी तार को खींचने के बाद आयतन ए डैश एरिया है, अनुप्रस्थ काट के मोटाई यानी क्षेत्रफल है, और यल डैश लंबाई है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ए डैश यल डैश बराबर तार को खींचने से पहले आयतन ए इंटू यल, ए इंटू यल। ठीक, हमें ए डैश चाहिए, ए डैश ए डैश ए डैश। ठीक, तो तुरंत हम आगे बढ़ पाएंगे। यहां देखें बेटा, तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? देखें, ए इंटू यल अपान यल डैश। ठीक, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए इंटू यल अपान यल डैश। यल डैश को क्या लिख सकते हैं? एन यल, यल से यल कैंसिल, यानी ए डैश का मान, ए डैश बराबर ए बाई एन आ गया। और यह मान बाबू, ठीक, और समीकरण 2 इंतजार कर रहा है, यह मान समीकरण सेकेंड में क्या करने पर? रखने पर। ठीक, यह मान समीकरण सेकेंड में हम लोग रख देते हैं। देखिए, अगर सेकेंड में रखेंगे ए डैश का मान, तो हम यहां पे रख देते हैं यही मान, यहां से उठा के हम रखते हैं। तो अब देखिए, आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बल्कि
इसको हटा दें। देखें, और देखें तो आर डैश बराबर रो इंटू एन एल, इसको हम बल्कि घेर लेते हैं, ठीक। हाँ, अब जब ये मान यहां रखेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एन एल अपॉन ए डैश। ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, ठीक। ए डैश की वैल्यू आप कहीं देख रहे हैं, आप ए डैश की वैल्यू यहां निकाल चुके हैं हम लोग, ए बाई एन। तो ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बाई एन। एन कहाँ भागेगा ऊपर, तो आर डैश इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू रो इंटू एल बाई ई, ठीक। कितना बढ़िया पॉइंट। और रो इंटू एल बाई क्या, ए है, क्या है, आर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट से रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू क्या है, आर है। तो यहाँ जब आर रख देंगे, कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर। तो आर डैश बराबर, ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से इतना बेहतरीन सवाल को हमने एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। नहीं समझ में एक बार और देखिए आप, ठीक, आराम से देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, आपकी इच्छा है, ठीक, जैसे इच्छा वैसे देख सकते हैं एकदम। हाँ, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले पृष्ठ पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम ऐसा ही है। अब यहाँ क्या कह रहा है, हाँ, कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि किसी तार को मोड़कर यदि किसी तार को मोड़कर या गलाकर, गलाकर उसकी लंबाई उसकी लंबाई 1/n गुनी कर दी जाए, तो स्पष्ट कीजिए कि तार का प्रतिरोध तार का प्रतिरोध 1/n² गुना हो जाएगा। भैया ये हम लोगों को प्रूफ कर रहे हैं अभी तुरंत, ठीक। पहले तो क्या, पहले वाले में क्या था, इससे पहले खींच कर n गुना कर रहे हैं तो प्रतिरोध n² गुना हो जाएगा। प्रूफ कीजिए, अभी बढ़िया तरीके से हमने सिद्ध कर दिया। अब कह रहा है गलाकर या मोड़कर तार का प्रतिरोध लंबाई 1/n गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध सिद्ध कीजिए कि 1/n² गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको भी एकदम सेम, ठीक भैया हो, एकदम वैसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए, हाँ, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मान लेते हैं एक लंबा तार है, एक लंबा तार है, पतला तार है, और इसकी लंबाई यल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, सारी चीजें बता चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता रो है और प्रतिरोध आर है। तो फट से हम लोग इसका प्रतिरोध लिख लेंगे, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब इसको भैया क्या बना लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब चलिए इसको मोड़ रहे हैं, ठीक, मोड़ रहे हैं तो मोटा कर लेते हैं मोड़ की, मोड़ने पर मोड़ दिया आपने, तो अब तो तार क्या हो गया, मोटा। तो मान लेते हैं मोड़ने पर इसकी लंबाई एल डैश, और यल डैश का मान कितना, 1/n का मतलब यल बाई एन हो जाएगा। पहले यल लंबाई है, अब यल बाई एन हो जाएगा, ठीक है।
और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बाबू कितना हो जाएगा ए डैश। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध तो वही रहेगा, लेकिन प्रतिरोध तो चेंज हो ही जाएगा क्योंकि सब लंबाई मोटाई चेंज हो रही है। तो अब बाबू इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हम लोग लिख पाएंगे आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। लंबाई तो स्पष्ट दे रहा है, तो रो इंटू लंबाई की जगह क्या लिखेंगे एल बाई एन, तो एल बाई एन इंटू ए डैश हो जाएगा। इसको समीकरण से दोनों का प्रतिरोध हमने निकाला। ठीक, अब वही बात, चाहे मोड़े चाहे खींचे, द्रव्यमान और घनत्व तो बदलने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ठीक भैया वो आयतन भी नहीं बदलेगा, ठीक इसमें भी नहीं बदलेगा। ठीक, चाहे मोड़े चाहे खींचे, मोड़ेंगे तार को बंडल बना देंगे तो क्या बढ़ जाएगा द्रव्यमान, नहीं, या तार को फैला देंगे तो द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं, द्रव्यमान नियत रहेगा। और घनत्व तो तांबे का है तो नियत ही रहेगा। जब द्रव्यमान और घनत्व तो नियत है तो आयतन भी क्या होगा, नियत ही होगा। ठीक, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं तार को मोड़ने पर तार को मोड़ने पर उसका आयतन ठीक नियत रहता है। ठीक है बाबू, एकदम सही, तार को मोड़ने पर उसका आयतन नियत रहता है। इसका मतलब क्या हुआ मोड़ने के बाद आयतन बराबर मोड़ने से पहले आयतन, मोड़ने के बाद आयतन बराबर मोड़ने से पहले आयतन। एकदम सही। ठीक, मोड़ने के बाद आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, स्वाभाविक है, तो ए डैश इंटू एल डैश, और मोड़ने से पहले आयतन ए इंटू एल। अब हमें यहाँ ए डैश निकालने की जरूरत है, वहां इंतजार कर रहा है वही पुरानी चीज, बस थोड़ा सा अंतर है। ए डैश इज इक्वल टू भैया वो क्या हो जाएगा, ए इंटू एल अपॉन एल डैश। हम चाहे तो लिख सकते हैं ए इंटू एल अपॉन एल डैश को क्या लिख सकते हैं, एल बाई एन, यही ना हो, हाँ एल बाई एन। ठीक ठीक, अब एन ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एन ए हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख पाएंगे ए डैश बराबर एन ए। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं यह मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक, यह मान बाबू समीकरण सेकेंड में रख देते हैं हम लोग, तो चलिए रख ही देते हैं। तो जब समीकरण सेकेंड में हम लोग रखेंगे यहीं पे, तो देखिए क्या निकल के आता है, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान यन इंटू ए डैश का मान यहीं रखना है यन ए, तो यन ए रख देते हैं। जब यन ए रख देंगे बेटा, ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, आर डैश इज इक्वल टू भैया हो रो इंटू एल अपान एन स्क्वायर इंटू ए। सही है ना, एकदम सही। एन स्क्वायर को थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू 1 अपान एन स्क्वायर रो इंटू एल बाई ए। सही है। अब रो इंटू एल बाई किससे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से बाबू रो इंटू एल बाई ए हम लोग देख रहे हैं ये किसके बराबर है, आर के, देख रहे हैं ना आप, रो इंटू एल बाई ए आर के बराबर है समीकरण फर्स्ट में। तो रो इंटू एल की जगह एल बाई ए की जगह आर रख देते हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू आर बाई क्या मिलेगा, एन स्क्वायर। ठीक, ये मिल जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर, यानी ठीक यहाँ पे 1 अपान एन स्क्वायर, 1 अपान एन गुना लंबाई कर रहे हैं आप, तो प्रतिरोध 1 अपान एन स्क्वायर गुना, यानी पहले यदि आर है और बाद में आर डैश है, तो प्रतिरोध 1 बाई एन स्क्वायर गुना का मतलब आर डैश का मान ठीक आर बाई एन स्क्वायर गुना होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने अभी अभी प्राप्त किया। ठीक, तो भैया आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा बेटा। ठीक, एकदम बने रहे क्लास में, खूब बढ़िया से नोट्स बनाएं और आगे बढ़ते रहें। ठीक, धन्यवाद।